बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ हमवतनों और बिलखसूस CSS एस्पायरेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक फ्री लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि जिसमें मैं जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट समझता हूँ या आने वाले वक्तों में कुछ पास पेपर्स या मोटिवेशनल लेक्चर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं CSS की सफ़र में, तो उनको जारी रखूँगा उन पर लेक्चर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की तैयारी प्रिपरेशन जो है वो अरूज पर होगी और बिला किसी खौफ व ख़तर के, बिला किसी परेशानी के आप लोगों की तैयारियां जारी और सारी होंगी। तो इससे पहले कि कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर लेते हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, तो तैयारी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें एक अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कितना टाइम दिया जाए, 6 माह, 8 माह, 1 साल, 2 साल, 3 माह। तो एक्चुअली ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीज़ कि कितना टाइम लगाकर तैयारी करनी है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी इंग्लिश या जिनकी बेसिक्स फंडामेंटल्स जो हैं एजुकेशन के या बेसिक्स जिनकी बड़ी अच्छी हैं, तो वो स्टूडेंट्स चीज़ों को जल्दी पिक कर सकते हैं, या जिनको पहले ही लिखने की आदत है तो वो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स एक स्टूडेंट के जिसने अपने होल एकेडमिक करियर में कोई इतना ख़ास तवज्जो नहीं दी होती राइटिंग पर या अपनी चीज़ें पढ़ने पर या अपने स्टडी प्लानिंग पर, तो उनको थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन आपने अपनी कोशिश को जारी रखना है और किसी को ये नहीं देखना कि उसने 6 माह में प्रिपरेशन की तो आपने भी 6 माह में करनी है, ये मस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी 2 साल में प्रिपरेशन होती है अच्छी, आप 2 साल में करें। आपकी 6 माह में होती है, 3 माह में होती है, तो आप उसको प्रिपेयर करें। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। प्रिपरेशन को एंजॉय करें। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको एंजॉय करें। हर नया आने वाला वर्ड, हर नया आने वाला सेंटेंस, हर नया आने वाला सब्जेक्ट, उसको एंजॉय करें और देखिए अपनी ज़िंदगी में कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल एक सब्जेक्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी। तो अगर आप क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कि मुआशरे में कैसे क्राइम होता है, हमारे मुआशरे में कैसे हो रहा है, उसको कंपेयर करें। जिनकी एक्सेस है वो डॉक्यूमेंट्स तक या जो थाने तक या कोई इस तरह, तो वो लोग देखें कि हमारे माशरे में कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, उनको कंपेयर करें और उनके सॉल्यूशंस को देखें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें। तो अपने रिसोर्सेज, अपने सोर्सेज को जो है वो पाइल अप करें। आपके सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो अपनी तैयारी को जो है इस तरह करें और दिन में जितना आपसे पढ़ा जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ये तो आपकी कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो लिहाजा अपनी प्रिपरेशन को किसी दूसरे को फॉलो ना करें, अपनी ज़ात को देखें कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं और कैसे चलने के लिए बने हैं, उस चीज़ पर फोकस करें। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर का स्टार्ट लेंगे, जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि लास्ट लेक्चर के साथ उसको इस लेक्चर को कवर किया जाए। लास्ट टाइम हमने रियलिज़म किया था, तो इस दफ़ा मैं आपको जो लेक्चर दूंगा उसका टॉपिक है जी लिबरलिज़म। बड़ा प्यारा टॉपिक है, वैसे बोलते रहते लिबरलिज़म, लिबरल ये वो। तो आज हम इसको देखेंगे कि आखिर लिबरलिज़म है क्या। असल में इसमें हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस या लोगों के या स्टेट्स के बिहेवियर या जो इकोनॉमी है, ये 3 चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर्स ऑफ द एक्टर्स एंड इकोनॉमी, इनके कनेक्शन को हम देखते हैं कि इनका कनेक्शन जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है जी स्टेट्स की वायलेंट पावर के जो इफ़ेक्ट्स हैं या वायलेंट पावर को मिटिगेट करने के लिए।
लिबरलिज़म आप यूँ समझें कि एक अच्छी चीज़ का नाम है, अच्छी चीज़ आप जो भी इसके बारे में समझते हैं, लेकिन जो कि इसकी थ्योरी है थ्रेटिकल, कि आप इसको समझिए एक पॉजिटिव चीज़ है। रियलिज़म में नेगेटिविटी आ जाती थी, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी है। इसका मकसद ये है कि स्टेट की जो पावर है या स्टेट जो इलीगली जो दूसरी स्टेट्स पर कब्जा करती है या अपना रोब जमाना, ये सब चीज़ें, इसको इसने काउंटर करना है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हुई ना, तो लिहाजा हम इसको समझेंगे कि ये एक बेहतर है, उससे एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। तो इसका मकसद ये है कि जी इन तीन चीज़ों के कनेक्शन से हम कैसे स्टेट की जो पावर है या स्टेट की पावर जो गलत तरीके से इस्तेमाल होती है, वार्स या और इस तरह की चीज़ें, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है या उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये इसमें हम चीज़ें देखते हैं। और इसमें जो एक एडिशन है वो ये है कि रियलिज़म में इंडिविजुअल सिटीज़न को फोकस नहीं किया गया था, लेकिन लिबरलिज़म में हम इंडिविजुअल सिटीज़न पर भी फोकस करते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी ख़ास तौर पर फोकस करते हैं। ये दो मेन चीज़ें हैं इसमें। रियलिज़म ने तो टच भी नहीं किया इन दो चीज़ों को, लेकिन लिबरलिज़म में इन दो का बड़ा अहम किरदार है। तो लिबरलिज़म जो है इसका एक स्कोप जो है वो नेशनल है और एक स्कोप इसका इंटरनेशनल है। इसका मतलब ये है कि लिबरलिज़म नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी अप्लाई हो सकता है और इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें भी अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिबरलिज़म कहता है कि जी इंडिविजुअल की फ्रीडम इसको इंश्योर किया जाए। तो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को एक जो कंट्री है, एक जो स्टेट है, उसके अंदर भी इंश्योर किया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको इंश्योर करना, जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको इंश्योर करना। वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स कि जो आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें नेशनल लेवल पर लिबरलिज़म में आती है। एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। और इसका जो है इंटरनेशनली कि जी स्टेट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। तो इंटरनेशनल इसका ये पर्सपेक्टिव है। इंटरनेशनल इस एंगल से हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं इस थ्योरी में। टुडे वी आर डिस्कसिंग लिबरलिज़म, फेमिनिज़म को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन लिबरलिज़म के हवाले से हों तो वो आप आज करें। तो ये है जी कि नेशनल लेवल, इसकी ये खूबसूरती है, रियलिज़म नेशनल लेवल पर इतना ख़ास उसका कोई स्कोप नहीं है, लेकिन लिबरलिज़म जो है वो नेशनल लेवल पर भी इस्तेमाल हो सकता है और इंटरनेशनली भी। तो असल में लिबरलिज़म का मकसद क्या है कि जी एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए कि जिससे स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को बचा सकें अग्रेशन से, या स्टेट्स को अग्रेशन से रोका जाए, दूसरी सेंस में इस तरह कहेंगे। तो अब कैसे जो है लिबरल स्टेट्स में जो है कैसे इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जी इंडिविजुअल्स के राइट्स जो हैं उनको पामाल ना किया जाए और ये सब। तो दो किस्म के चेक्स इसमें, मेन दो किस्म के चेक्स लगा दिए हैं। जैसे कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर या और कोई इस तरह की चीज़ कि चेक एक लगा देना। जैसे जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है वो देखते होंगे प्रोग्रामिंग करते हुए वो चेक लगा देते किस चीज़ पर कि अगर ये चीज़ ऐसे है तो इसका आंसर ये है, ये चीज़ ऐसे है तो इसका आंसर ऐसे आए। तो दो चेक्स इसमें लगा दिए कि वो क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि जाहिर है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो आवाम को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी पसंद के हुक्मरान लेकर आएँ। तो जब अपनी पसंद के हुक्मरान लेकर आएंगे तो लोगों को तो यही है कि वो हमारा ख्याल करें, हमारे हकूक़ पूरे करें। तो आवाम उन लोगों को ही लेकर आएगी। अगर रियल मीनिंग में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं तो आवाम उनको लेकर आएंगे कि जो लोग अच्छे हैं और जो लिबरल सोच रखते हैं। लिबरल सोच क्या है कि जी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड द मासेस एंड द पीपल, कॉमन पीपल। और दूसरा चेक क्या है कि डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर।
कि किसी एक बंदे के हाथ में, जैसे मोनार्की में है कि किसी एक बंदे के हाथ में सारी पावर नहीं दे दी। जुडिशरी भी है, एग्जैक्टिव पावर भी है, और जो हमारा कानून साजी जहाँ होती है वो भी एक सेक्टर है, वो भी एक जो है इसका ब्रांच है। तो ये तीन बेसिकली जो है ना इसके हिस्से कर दिए ताकि पावर को मिसयूज़ ना किया जा सके। तो ये 2 चेक्स लगा दिए लिबरल स्टेट्स के अंदर कि इस तरह जो है वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हकूक़ को पूरा किया जा सके और उनकी फ्रीडम को इंश्योर किया जा सके। अब इंटरनेशनली हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है और बड़ी हद तक जो है इसके फ़वाइद हैं। ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ कुछ केसेस को देखकर कि जी दुनिया में इस टाइम अग्रेशन है और ये सब कुछ है। इंटरनेशनल लॉ इसने बड़े ही इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जी इंडस वाटर ट्रीटी की ही एग्जांपल ले लें। क्या इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई उसके बाद से उस तरह का मसला नहीं आया कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करने से पहले मसला आ गया कि इंडिया ने सारा पानी रोक लिया या जो भी था। तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे मुआहदे होते हैं, इनका बड़ा रोल है, ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो यही तो असल में लिबरलिज़म है कि हमने मिलकर अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करना है और हमने लड़ाई ख़त्म करनी है, वॉर ख़त्म करनी है। अगर आज इंडस वाटर ट्रीटी ना होती तो शायद पता नहीं कितनी जंगें हो चुकी होती पाकिस्तान इंडिया की वाटर पर। तो ये इसमें चीज़ें जो हैं अहम हैं। अच्छा, अब एक बड़ा ही अहम नाम आता है लिबरलिज़म में कि जिसके बगैर लिबरलिज़म नामुकम्मल है, वो नाम है जी जॉन इकनबेरी। अब जॉन इकनबेरी असल में अगर हम लिबरलिज़म का कोर मटेरियल हासिल करना चाहें तो जॉन इकनबेरी को हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसका जो कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया, उसका थीम या जो भी मेन चीज़ें थी जो कि हम पेपर में लिख सकते हैं। तो उसमें ये था, वो कहता है 3 इंटरलॉकिंग फैक्टर्स हैं लिबरलिज़म में। इंटरलॉकिंग फैक्टर्स मीन्स कि वो आपस में जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे से जुदा नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को सपोर्ट करता है। अब ये पहला फैक्टर क्या है? इंटरनेशनल लॉ एंड एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये पहला फैक्टर है कि जी जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं, इनकी वजह से हमारे बहुत हद तक डिफरेंसेस दूर हो गए हैं, या कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर अग्रेशन नहीं कर सकता, जबरी कब्ज़ा नहीं कर सकता, कॉलोनियलिज़म ख़त्म हो चुकी है। ये सब कुछ जो है ये इसको कह सकते हैं कि लिबरलिज़म की ही बरक़ात हैं कि जो है ये सब कुछ मुमकिन हुआ। और दूसरा फैक्टर क्या है? स्प्रेड ऑफ फ्री ट्रेड एंड कैपिटलिज्म थ्रू द एफर्ट्स ऑफ पावरफुल लिबरल स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कि जी फ्री ट्रेड को जो मेन कंट्रीज़ थे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो बड़ी उन्होंने इसको स्प्रेड किया। तो अभी तक 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एक तो ये जो इंटरनेशनल हमारे एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा फ्री ट्रेड। ज़रा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो फ्री ट्रेड होगी। यूरोपियन यूनियन है तो फ्री ट्रेड है वहाँ। इसके अलावा सार्क में भी कुछ हद तक ये है, और जो मुल्क आपस में कोई भी मुआहदा करते हैं तो वो भी इंस्ट्रूमेंट्स में ही आ जाता है। तो इनकी वजह से फ्री ट्रेड बढ़ गई। अब तीसरी चीज़ क्या है? इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है कि जी ह्यूमन राइट्स, टू अपहोल्ड द ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हकूक़ हैं, बेसिक इंसानी हकूक़, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इनको पामाल नहीं करना। तो ये 3 चीज़ें ज़ाहिर है जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बनी होगी। अब इंटर रिलेटेड कैसे हैं कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, एक तो मैंने बताया फ्री ट्रेड्स इसकी वजह से होगी, फ्री ट्रेड होगी, और दूसरा मैंने आपको ये बताया, बल्कि बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क उठकर दूसरे मुल्क पर हमला कर देता है, इसकी हिस्ट्री में भी मिसालें मिलती हैं। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा? सब कंट्रीज़ यूनानिमसली उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी
कि जी थ्रेटिकली बयान करते हुए कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ी सी डेविएशंस आ सकती हैं, तो उस कंट्री की ज़रूरत नहीं होगी कि वो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो ये 3 फैक्टर्स उसने जो है ना मेन बताए। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था कि जी बेहतरी की तरफ लेकर जाने वाला सिस्टम। तो अब हम इसको देखते हैं जी, असल जो है लिबरलिज़म की तरफ आते हैं। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई एनलाइटनमेंट से। अब एनलाइटनमेंट कब स्टार्ट हुई? 17th सेंचुरी में। एनलाइटनमेंट क्या है कि डार्क एजेस के बाद जो कि एक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन कैसा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, साइंटिफिक एडवांसेस जो आए, बेहतरी आई इन सब चीज़ों में। तो उस ईरा को कहा जाता है कि जी एनलाइटनमेंट, जब ये चेंजेस आ रही थी। तो अब देखें, आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। मैंने उनकी एब्रीविएशन भी बना दी, IRP या RIP, आप जैसे कहते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, लेकिन ये रेस्ट इन पीस नहीं है, RIP तो या IRP, I फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। इसके कोर आइडियाज़ अब मैं 3 चीज़ें इसमें कोर जो जिसकी बुनियाद, लिबरलिज्म की जो बुनियाद हैं, वो 3 चीज़ें हैं जी, इंडिविजुअल फ्रीडम, रीज़न और प्रोग्रेस। अब कैसे? इंडिविजुअल जब फ्रीडम होगी तो इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले कर सकेगा। ह्यूमंस वुड मेक रैशनल चॉइसेस। तो जब रैशनल चॉइसेस लेगा तो जाहिर है वो ये सोचेगा कि फ्रीडम तो होनी चाहिए। तो जब रैशनल चॉइस आ गई तो फ्रीडम ऑटोमेटिकली आ गई, और इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से होगी प्रोग्रेस। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जो कोर आइडियाज़ हैं कि जी इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन, प्रोग्रेस। ज़ाहिर है जब लोग फ्री होंगे तो वो सोचेंगे, तो उनको एक मिलेगा रैशनल चॉइस करने का मौका, और उसमें वो कहेंगे जी फ़र्ज़ करें कि जी ट्रेड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए। तो जिस तरह ज़्यादा ट्रेड होगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलेंगे, तो उतनी ज़्यादा हुई प्रोग्रेस होगी, उतनी ज़्यादा खुशहाली। तो ये इसके कोर आइडियाज़ हैं, IRP, इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन और प्रोग्रेस, ये 3 चीज़ें बेसिकली। उसके बाद जी अर्ली प्रोपोनेंट्स के जो इसके बाप दादा कह लें कि जी जो लिबरलिज़म के थे, जिन्होंने लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट दिया, वो उसमें सबसे पहले जी जॉन लॉक, JOHN LOCK, जिसको शायद कुछ स्टूडेंट लोकी भी पढ़ते होंगे, लेकिन वो जॉन लॉक है, लोकी वो वाला नहीं जो एक इंग्लिश मूवी में आया है, जॉन लॉक। तो ये क्या कहता है कि जी कुछ पॉइंट्स हैं इसके। ये कहता है स्टेट ऑफ नेचर डजंट हैव टू एंड इन वायलेंस। जिस तरह हमने रियलिज़म पढ़ा, उसमें रियलिज़म के जो प्रोपोनेंट्स थे उन्होंने कहा कि जी अनार्की एग्जिस्ट करती है और एक स्टेट ऑफ नेचर है स्टेट्स के दरमियान। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर ये कि जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि जब कोई कानून नहीं था इंसानों के दरमियान, तो वो थी स्टेट ऑफ नेचर। लेकिन अब वो उन्होंने कहा कि जी अनार्की है स्टेट्स के बीच, तो स्टेट्स के बीच भी कोई कानून नहीं। रियलिज्म ये कहता है बस कानून ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो ये कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं नहीं, स्टेट ऑफ नेचर डजंट हैव टू एंड इन वायलेंस। कि स्टेट ऑफ नेचर अगर एग्जिस्ट करती भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा इसका एंड वायलेंस ही होगा, ये वायलेंस पर ही एंड होगी, ऐसा नहीं। अब देखें जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और अमेरिका, एक बड़ी ही अहम मिसाल आज के करंट अफेयर्स में से मैं आपको दे रहा हूँ कि जी नॉर्थ कोरिया कहता था मुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप देखें अब इकट्ठे हैं वो। तो यही उन्होंने मिलकर सोचा कि जी हम मिलकर भी चल सकते हैं। और दूसरी क्या चीज़ कहता है, चीज़ों को नोट डाउन कर लें। दूसरा कहता है कि वी कैन रैशनली कम टुगेदर एंड फाइंड सॉल्यूशंस। कि हम जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में मिल बैठे, या पाकिस्तान और इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के केस में, कि जी हम मिलकर रैशनली सोचें, अकल को इस्तेमाल करें, तो हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए रियलिज्म से कितना फ़र्क है। रियलिज्म कहता नहीं बस मैंने जी ख़त्म कर देना सब कुछ, बस मेरे पास हो सब कुछ, दूसरा कोई नज़र ही ना आए, मेरे पास ही सारी पावर हो। लेकिन ये कहते नहीं, हम मिलकर फैसला करते हैं जी कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाए। और गिविंग अथॉरिटी टू इलेक्टेड लीडर्स,
तीसरी बात ये करता है कि जी आप लीडर्स इलेक्ट करते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं कि जो आपके लीडर्स हैं वो स्टेट के बिहाफ पर, पॉपुलेशन मासेस के बिहाफ पर एक्ट कर रहे होते हैं, तो हम असल में आवाम उनको अथॉरिटी देती है इस चीज़ की। और चौथी बात क्या कहते हैं, फ्री इंडिविजुअल्स कैन रैशनली अचीव प्रोग्रेस इन सोसाइटी। फोर्थ पॉइंट वो ये कहते हैं कि जी जो अगर इंडिविजुअल्स फ्री होंगे दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो वो रैशनल चॉइसेस ले सकेंगे और प्रोग्रेस होगी। और आखिरी बात वो क्या कहता है कि ये असल में सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड है, एल्ट्रुइज्म इसमें नहीं है। एल्ट्रुइज्म ये कि सखावत या ये इस तरह, लेकिन हम सोचते हैं कि जी अच्छा मैं अपने एक प्लांट लगा लेता हूँ, ये तो फ़र्ज़ करें किसी भी चीज़ का प्लांट, कोई चीज़ बनाने का, कोई प्लास्टिक फैक्ट्री या कोई इस तरह, मैं सोचता हूँ कि जी मुझे फ़ायदा चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट में सोच रहा हूँ ना, मुझे फ़ायदा चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पैसा बढ़ाना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री खोल लेता हूँ। तो जब मैं प्लास्टिक फैक्ट्री खोलता हूँ, यकीनन मैंने वहाँ मुलाजिम भी रखने हैं, तो जिन लोगों को मैं रखूँगा उनका भी फ़ायदा हो रहा है, तो ये एक मिलकर हम म्यूचुअली फ़ायदा कर रहे हैं एक दूसरे का। तो ये सोच है जी जॉन लॉक की। और ये पॉइंट्स ये सब लिबरलिज्म ही है, लिबरलिज्म के पॉइंट्स ही हैं। और इसमें एक और नाम आता है कि जी बड़ा अहम, इमानुएल कैंट या इमानुएल कांट। उसमें वो कहते हैं इसका ऐसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो था वो बड़ा ही मशहूर हुआ, 1795 में इसका वो ऐसे आया जी, परपीचुअल पीस। परपीचुअल मतलब हमेशा रहने वाला अमन। तो इसमें क्या कहता है कि ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनैलिटी प्रोड्यूस गुड गवर्नेंस, कि अगर लोग फ्री होंगे, अगर लोग आज़ाद होंगे और वो रैशनल चॉइसेस ले सकेंगे, तो इसमें गवर्नेंस भी बेहतर आएगी। इलेक्टेड पीपल आएंगे, जो लोग अच्छे हैं वो आएंगे, तो गवर्नेंस बेहतर होगी। और दूसरा वो ये कहता है इलेक्टेड गवर्नमेंट विल हैव टू बी अकाउंटेबल टू पीपल। ये बड़ा अहम पॉइंट उसने दिया कि जो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, जो अवाम ने इलेक्ट की, वो अवाम के सामने जवाबदेह हैं। तो ये इसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव भी आ गया लिबरलिज्म का। और साथ वो कहता है, इसके बाद कहता है जी गवर्नमेंट में वांट वॉर बट पॉपुलेशन डोंट। ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है कि जी एक मुल्क का लीडर वो तो चाहता है कि जी शान व शौकत हो उस मुल्क की, और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके पास आए, वो तो चाहेगा कि वार हो। लेकिन क्या अवाम ये चाहेगी कि जंग हो? अवाम तो सुकून में रहना चाहती है। अगर जंग होगी तो मुल्क के अंदरूनी हालात भी ख़राब होंगे, तो इसलिए अवाम तो नहीं ये चाहेगी कि जंग हो। तो इसलिए जब आपके लीडर्स अवाम के सामने जवाबदेह हैं, तो लीडर्स जो फ़ैसला लेंगे जंग का, तो वो अवाम को जवाब देंगे। अगर अवाम नहीं चाहती कि लीडर जंग करे, तो फिर जंग नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है इसमें। आगे कहता है डेमोक्रेसी लीड्स टू ग्लोबल पीस। डेमोक्रेसी ग्लोबल पीस की कॉज है, यानी कि डेमोक्रेसी की वजह से ग्लोबल पीस आता है। डेमोक्रेसी की वजह से कैसे ग्लोबल पीस आता है? फॉर एग्जांपल, अवाम ने इलेक्ट किए अपने लीडर्स अवाम के सामने जवाबदेह हैं। लीडर्स चाहते हैं वॉर करें, लेकिन पॉपुलेशन चाहती है वॉर ना करें। आइडियली सोचें, सारी स्टेट्स की अगर अवाम चाहती है कि वॉर ना करें, तो फिर तो पीस ही पीस हो गया हर जगह। तो ये है लिबरलिज्म। सारे पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। लिबरलिज्म में ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अच्छा जी, अब लिबरलिज्म स्टार्ट तो एनलाइटनमेंट से ही हो गया था, लेकिन 1930s में बेसिकली इस पर एज लिबरलिज्म जो है इस पर फोकस किया गया। लेकिन फिर कुछ दूसरी थेरीज आ गई, तो ये ज़रा पीछे इसको बैक स्टेज चला गया, स्टेज के पीछे चला गया। लेकिन 1960s में ये वापस आया। 1960s में इसने ये रिवाइव हुआ, और किस वजह से कि स्टडीज़ हुई स्टैटिस्टिक्स पर, बिहेवियर्स पर, साइकोलॉजी आई, इस तरह की चीज़ें, और साइंस ने मज़ीद तरक्की की, कंप्यूटर्स इस्तेमाल हुए, स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया गया। तो फिर लिबरलिज्म जो है दोबारा उसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, और लिबरलिज्म दोबारा अपने पूरे जोबन पर आया।
और इसका ज़्यादा ये आया इकोनॉमिक्स से, ज़्यादातर इसमें जो मटेरियल था वो इकोनॉमिक्स का था। तो ये तो जी मेन पॉइंट्स जो कोर आइडियाज़ थे वो मैंने विद देयर ऑथर्स वो आपको बता दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफ्रेंशिएट करना है जी रियलिज़म को लिबरलिज़म से, पेपर में आ गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि जी रियलिज़म में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई किरदार नहीं है और उसमें कोई उसका वजूद नहीं है, लेकिन लिबरलिज़म में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें इंडिविजुअल को कोई अहमियत नहीं दी जाती रियलिज़म में, लेकिन इसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को देखा जाता है। तो ये कोर आइडियाज़ जो हैं उनमें डिफरेंस है। तो इसके बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं लिबरलिज़म की। सबसे पहले आते हैं जी डेमोक्रेटिक पीस। इसमें हम देखते हैं कि जी डेमोक्रेसी और पीस और अमन का क्या रिलेशनशिप है आपस में। डेमोक्रेटिक पीस जो है इसमें डेमोक्रेसी और अमन का क्या रिलेशन है। तो इसमें यह आता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इसमें आती है जी डेमोक्रेटिक पीस में। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये डेविड सिंगर था, एक ऑथर, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट था। तो उसने बेसिकली इसको उसने इसको दिया, इस थ्योरी को पेश किया। तो वो कहते हैं कि जी एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया जाता है डेमोक्रेसी में और फ्री मार्केट्स में और पीस में। DFP अगर आप याद रखना चाहिए, आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जी डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड और पीस। ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी, पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर गए हैं कि डेमोक्रेसी होगी तो फिर अमन आएगा, डेमोक्रेसी होगी तो फ्री मार्केट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और ये इधर दोबारा रिपीट हो रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन एक चीज़ वो कहता है डेमोक्रेटिक स्टेट्स डू वेज वॉर। अब कौन सा एक सिनेरियो हो सकता है? वो सिनेरियो ये हो सकता है कि जी एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जो लिबरल स्टेट है, वो जो एक ऐसी स्टेट के साथ वॉर पे जाती है कि जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो कि फ़र्ज़ करें जैसे अमेरिकन हिस्ट्री में हमें काफ़ी एग्जांपल्स मिलती हैं कि अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क पर हमला किया कि जी इस वजह से कि या यूएनओ ने उसको इंडोर्स किया या यूएनओ ने खामोशी इख्तियार की ऐसे मौक़ों पर कि जहाँ एक स्टेट के अंदर आवाम के हकूक़ पामाल हो रहे थे, तो इंटरनेशनली उसमें इंटरवीन किया गया, वहाँ जंग लड़ी गई। तो ये एक केस हो सकता है इसमें कि जी लिबरल स्टेट जो है वो वॉर कर रही है। और दूसरी ब्रांच जो है लिबरलिज़म की वो है जी इंटरडिपेंडेंस। 1970s में ये आई और इसमें जो है जोसेफ नाय जो था वो इसमें बड़ा ही अहम नाम है कि जिसने इसको पेश करने में अहम किरदार अदा किया। अब वो इसमें जो है ना, इसमें हम पढ़ेंगे कि जी ट्रेड इफेक्ट्स वॉर एंड पीस। पहले में क्या था, डेमोक्रेटिक पीस में एक डेमोक्रेसी और पीस और फ्री ट्रेड आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब ये कहता है कि जी इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि एक दूसरे पर डिपेंड करना। ये कहते हैं कि जी ट्रेड जो है ये इफेक्ट करती है वॉर और पीस को, कि क्या वॉर होगी या पीस होगी। अब देखें असल में वॉर जो है उसका जो कॉस्ट है उसको ही बढ़ा दिया गया, जंग लड़ने की कॉस्ट को ही बढ़ा दिया गया। इंटरडिपेंडेंस में ये एक कॉन्सेप्ट है। वो कैसे कि जी जब सब स्टेट्स एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं, इतने मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में जब ट्रेड है, तो जब जंग लड़ी जाएगी तो उस ट्रेड का क्या होगा? वो ट्रेड तो ख़त्म हो गई, वो सारा नुकसान होगा और इसके अलावा अपनी जो एसेट्स हैं वो भी ज़ाया होंगे। तो इसमें वॉर को जो है ना वो महंगा कर दिया गया कि वॉर को स्टेट्स की पहुंच से दूर कर दिया जाए। तो ये बड़ा ही एक इनोवेटिव सा आइडिया है, बड़े मज़ेदार आइडिया है। इसको आप डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान अफेयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जगह पर इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉस्ट, वॉर की कॉस्ट ही बढ़ा दी गई और आने वाले वक्तों में स्टेट्स एक दूसरे पर ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद डिपेंड कर रही हैं। जैसे पाकिस्तान चाइना पहले इतना डिपेंड एक दूसरे पर नहीं था, अब सीपेक जब से आ गया मज़ीद इंटरडिपेंडेंस आ गई ख़ित्ते में, चूँकि वो पूरे ख़ित्ते को, पूरी दुनिया को इनकम्पस करता है। तो सब कंट्रीज़ एक दूसरे पर, सब स्टेट्स एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू हो गई।
तो ये है जी इंटरडिपेंडेंस, ये लिबरलिज्म का एक ब्रांच है कि जिसमें ये इंटरडिपेंडेंस को हम पढ़ते हैं। अब तीसरी ब्रांच जिसको सिलेबस में भी या मुख्तलिफ जगहों पर न्यू लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता है, और उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म। सॉरी, अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं जी, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ये क्या पढ़ रहे हैं हम। लेकिन मैंने आपको इतना इजी करके चीज़ों को बता दिया, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन सबको डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा कि आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है अगर पेपर में आ जाए, या इनको याद कैसे। देखें, चीज़ों को याद करना अगर हो तो उसमें एक फैक्टर या एक उसकी एक ट्रिक ये है कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जाए, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट जब किया जाएगा वो हमारे ज़हनों में बैठ जाएंगी। तो एक ट्रिक चीज़ों को याद रखने की ये है। अब जॉन रुगी, ये था जी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या एक एक्सपर्ट था कि जिसने न्यू लिबरलिज्म का जो जिसको कह सकते हैं कि जी ये उसके फादर हैं जी न्यू लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म या न्यू लिबरलिज्म। तो इसमें वो कहता है इंस्टीट्यूशनलिज्म का लफ्ज़ आ गया, देखें तो मतलब इंस्टीट्यूशंस का कोई ताल्लुक है, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक है इसमें, और इंटरनेशनल लॉ का ताल्लुक है इससे। इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कंट्रीज़ या स्टेट्स के दरमियान होते हैं, उसका ताल्लुक है इससे। तो न्यू लिबरलिज्म तो इतनी ईजी चीज़ है, तो आप किस चीज़ से घबराते हैं। न्यू लिबरलिज्म है इंस्टीट्यूशनलिज्म, और इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है कि जिसमें इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ है, और जिसमें जी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी हम एक दूसरे के साथ मुआहदे करते हैं। तो ये असल में कहता है कि जी स्टेट्स जो हैं एक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो कोऑपरेट कर सकती हैं, ये कहता है न्यू लिबरलिज्म। और ये कहता है कि इस कोऑपरेशन को मज़ीद सस्ता कर दिया गया, वॉर को महंगा कर दिया गया और कोऑपरेशन को सस्ता कर दिया गया। कोऑपरेशन को अब कैसे सस्ता कर दिया गया कि फ़र्ज़ करें इंफॉर्मेशन हमें को चाहिए तो हमें सर्वे नहीं कराना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आपको कुछ चाहिए तो आप UN की वेबसाइट पर चले जाएंगे, WHO की वेबसाइट पर चले जाएंगे, और वेबसाइट्स जितनी भी हैं SAARC की वेबसाइट पर चले जाएंगे, तो आपको वो बड़ी ज़्यादा चीज़ें उधर से मिलेंगी। तो इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे के बारे में अगर हमने हासिल करनी है, और इससे ट्रस्ट भी बिल्डअप हो गया ना कि हर किसी के बारे में, हर कंट्री के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है उस प्लेटफॉर्म पर, तो हमें कोई मिसट्रस्ट नहीं रहा कि ये कंट्री पता नहीं क्या कर रहा होगा। उसमें सारा कुछ साफ साफ लिखा है कि इस कंट्री, इसका ये स्टेटस है, दूसरे कंट्री का ये स्टेटस है। तो इसमें ट्रस्ट भी डेवलप हो गया, और ट्रांसपेरेंसी भी आ गई, प्रिडिक्टेबिलिटी भी आ गई। प्रिडिक्टेबिलिटी को इस सेंस में भी कहा जा सकता है कि जी एक कंट्री जो है वो, अब प्रिडिक्टेबिलिटी ये है कि जी वो किसी पर वॉर नहीं कर सकता, किसी के साथ जंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं हमारे पास, और हमने पास्ट में एग्जांपल्स देखी हैं कि जी यूनाइटेड नेशन ने कैसे इन चीज़ों को रोका, वॉर को रोका, इन सब चीज़ों को। तो ये एक बड़ा जो है इसमें बड़ी अहम चीज़ है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जी इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं और इंस्टीट्यूशंस कैसे अपना किरदार अदा करते हैं। इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस जो हैं उसको एक सेंस में रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड को रेगुलेट करता है। बड़ा सख्त प्रोसीजर है इसमें कुछ जगहों पर कि जी आप आपने दूसरे को फेवर्स देनी है, और अगर आप नहीं देते फेवर, आप इस प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर सकते हैं दूसरे कंट्री की, दूसरी स्टेट की डिसीजन को। तो इसमें बेसिकली वी स्टडी वेज इन विच इंस्टीट्यूशनल रिजाइम्स मेक कोऑपरेशन ईजीनेस की तरफ हम आ रहे हैं जी लिबरलिज्म में। तो ये असल में न्यू लिबरलिज्म है, इसमें हम कोऑपरेशन देखते हैं, और इसका इकोनॉमी से भी ताल्लुक है। इसमें फ्री ट्रेड भी है। इसमें एक चीज़ ये कही जाती है कि प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको इंश्योर किया जाए, लोगों को फ्री मार्केट्स अगर नहीं भी हैं तो ये इवन कि इतना कहा जाता है कि जो हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि फ्री मार्केट्स वो इस्टेब्लिश करे और उसके बाद उसमें इंटरवीन ना करे। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं इसमें न्यू लिबरलिज्म में आती हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये फ्री मार्केट्स
को डेवलप करना, ये सब चीज़ें। अब एक जो है एक और चीज़, बड़ी ही मज़ेदार चीज़, द न्यू डिबेट। असल में जो न्यू लिबरलिज़म आया, ये लिबरलिज़म इसकी वजह नहीं था, इसकी कॉज नहीं था, इसकी कॉज था न्यू रियलिज़म। न्यू रियलिज़म जब आया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, लिबरलिज़म इसका मुकाबला इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता, हमें मज़ीद बेहतर कोई अपनी थ्योरी लेकर आनी पड़ेगी। तो फिर वो न्यू लिबरलिज़म को लेकर आए। और मैं एक बड़ी ही मज़ेदार इधर बात करूँगा, अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें, पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि जी न्यू लिबरलिज़म और न्यू रियलिज़म तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें ये कन्वर्ज करते हैं, कि एक दूसरे से मिलते हैं और इनमें वो पाई जाती है यकसानियत। और तीन ऐसी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा कि जिसमें ये डिफरेंस, एक दूसरे से डिफरेंस है, इसमें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो क्या चीज़ है कि जी दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि जी अनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में। दूसरा, वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ज़ाहिर है इसीलिए तो यूनाइटेड नेशंस बनी कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है। न्यू रियलिज़म भी यही कहता है कि जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और तीसरा, रोल ऑफ पावर जो है उसका रोल, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है न्यू लिबरलिज़म। अब किन चीज़ों में डिफरेंस है, उसमें पहली चीज़ ये कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिटिगेटिंग अनार्की। न्यू रियलिज़म कहता है कि जी अनार्की का कोई हल नहीं है, लेकिन न्यू लिबरलिज़म ने अनार्की को हल करने की कोशिश की और इसको काफ़ी हद तक हल करके दिखाया। फिर एग्जांपल दूंगा, यूनाइटेड नेशंस, कि जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए उठता है, बल्कि वो तो आंख उठा करके भी नहीं देख सकता, अगर थ्योरेटिकली मैं बात करूं, प्रैक्टिकली भी काफ़ी हद तक चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये है जी न्यू लिबरलिज़म ने अपने जौहर दिखाए और अपने लोहा मनवाया। दूसरी चीज़, एब्सोल्यूट गेन्स वर्सेस रिलेटिव गेन्स। अब न्यू रियलिज़म क्या कहता है कि जो रिलेटिव गेन की तरफ जाना है, कि फ़र्ज़ करें एक मुल्क है, पाकिस्तान, इंडिया की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान कहता है कि जी इंडिया ने एक एटम बॉम्ब का जो है ना, किसी बॉम्ब का वो तजर्बा किया। पाकिस्तान कहता है हमें भी करना है, हमें काउंटर करना है इसको, जो कि वाकई एक रैशनल चीज़ है कि हम अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज़म सिक्योरिटी को देखना है। तो पाकिस्तान भी उस तरह उससे बढ़कर बनाएगा। तो जब इंडिया देखेगा, इंडिया कहेगा ओ ये तो हमसे आगे निकल गया, अब हमें इसका जवाब देना है। तो ये चीज़ रिलेटिवली हम एक दूसरे को रिलेटिव देख रहे हैं कि उसके पास कितना है, हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो रिलेटिव इसमें जो है वो हम बात करते हैं, रिलेटिव गेंस। लेकिन न्यू लिबरलिज़म में हम एब्सोल्यूट गेंस की बात करते हैं कि जी हम मिलकर बैठे और हमने डिसाइड किया कि हाँ जी आपके पास ये आना चाहिए, आपके पास ये, हमारे पास ये, इस तरह। और तीसरी चीज़, कैपेबिलिटीज़ वर्सेस इंस्टीट्यूशंस। न्यू रियलिज़म कहता था कि जी असल में कैपेबिलिटीज़ हैं स्टेट्स की, कि जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, कि जिसकी वजह से ये एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो भी होता है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स की। हर स्टेट अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक एक्ट करती है। अमेरिका अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक एक्ट कर रहा है, पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक एक्ट कर रहा है। लेकिन न्यू लिबरलिज़म ने कहा नहीं, ये असल में इंस्टीट्यूशंस हैं। अगेन मैं वही बात करूँगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक कर रहे हैं, हम इसमें कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक नहीं कर रहे। हम तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके मुताबिक एक्ट कर रहे हैं कि जी फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग, फ्रीडम हर किस्म की, फ्रीडम ऑफ राइटिंग और इस तरह की फ्रीडम्स होनी चाहिए। किसी मुल्क की बाउंड्रीज़ को हमने जो वायलेट नहीं करना, उसकी सॉवरेनिटी को पामाल नहीं करना। तो ये सब चीज़ें हमें न्यू लिबरलिज़म से मिलती हैं। तो मैंने आपको न्यू लिबरलिज़म के कोर आइडियाज़ बताए, उसकी 3 ब्रांचेस बताई। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये जो मटेरियल आपके पास है, पेपर में वो ये नहीं पूछेगा कि 3 ब्रांचेस बता दो इसकी, नहीं, वो पेपर में सवाल थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है या इससे चेंज करेगा। लेकिन ये जो मटेरियल आपके पास आ गया, अब ये आपका फ़न असल में ये है कि आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। इसको आप कैसे यूटिलाइज़ उधर करते हैं
ये आपका फ़न है। तो आपने इस फ़न को इस्तेमाल करना है। अगर नहीं आप परेशान हैं तो पहले इसको इस्तेमाल करके देख लें, इसको अपने डेवलप करें इस स्किल को। क्वेश्चन पास पेपर्स के सॉल्व करें। लाइक 2017 में आ गया था ये क्वेश्चन कि रियलिज्म और इंटरनेशनल लिबरलिज्म या लिबरलिज्म में डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर आपने ये मटेरियल को गो थ्रू किया है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। या फ़र्ज़ करें वो कहते हैं न्यू लिबरलिज्म के बारे में लिखें, लिबरलिज्म के बारे में लिखें, तो आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हैं। एक पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए, ट्रेड आपके ज़हन में एक पॉइंट है, आप इसको इतना एक्सपेंड कर सकते हैं, इतना कुछ इस पर लिख सकते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है, अगर पॉइंट्स होने चाहिए और आपकी वो स्टडी इतनी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सपेंड कर सकें अगर आपको नहीं भी कोई चीज़ आती। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है लिबरलिज़म के बारे में बताया और उसकी 3 ब्रांचेस, न्यू लिबरलिज़म जिसमें एक बहुत अहम चीज़ है उसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे और इसको अपने ज़हनों में बिठाएंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसको पेपर में अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। जितने पेपर्स में ये इस्तेमाल होता है उसमें इस्तेमाल करेंगे, ऐसे में, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होता है आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं कोशिश करूँगा मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक पर लाया जाए। तो एंड पर जाते जाते यही बात कहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने आप को टेंशन से पाक रखें। यूँ समझिए कि टेंशन हराम है आप पर, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन जिस स्टूडेंट ने ली, जिस कैंडिडेट ने ली, वो गेम से आउट है, क्योंकि दिस इज़ गेम ऑफ नर्व्स। अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, अपने आप के मुताबिक, अपने आप को यूनिक समझें, अपने आप के मुताबिक पढ़ें। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।